क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द पर्सनल सेफ्टी। इसमें जो दिया हुआ है पर्सनल सेफ्टी क्या है। देखिए मैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए आपको जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो मैं बताते चलूँगा। देखिए कीप द मशीन क्लीन, ये वर्कशॉप से रिलेटेड होता है। कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, यानी कि आपको अपने काम पे ध्यान देना ही, ये आपका व्यक्तिगत सुरक्षा होगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरे नंबर। यहाँ पे जो साइन दिया हुआ है इसका नाम, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। तो ये जो साइन यहाँ पे दिया हुआ है ये किसका सिंबल है, ऐसे ही आपको एग्जाम में दे देगा ये सिंबल, आपको बताना है ये स्टाफ का साइन है। देखिए यहाँ पे दूसरे का यहाँ 4 ऑप्शन है और यहाँ पे स्टाफ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको करने से कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आपको थोड़ा इस एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आगे आने वाले कई क्वेश्चन आप नॉर्मली सॉल्व कर ले जाएंगे। दिया है ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। लिक्विड का मतलब होता है द्रव, ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। ज्वलनशील द्रव ठोस जो होता है उसको वर्गीकृत करते हैं क्लास ए फायर में, क्लास बी फायर में, क्लास सी फायर में, क्लास डी फायर में। तो देखिए आपको पता है ना कि जो पदार्थ होती हैं या तो वो ठोस होगा या वो द्रव होगा या तो वो गैस होगा। ये तीन ही तरह की अभी पदार्थ पाई जाती है। देखिए जो भी ज्वलनशील गैस होंगी, ज्वलनशील पदार्थ होगा या तो वो ठोस होगा या द्रव होगा या गैस होगा। जब ठोस होगा ना द्रव, जैसे कि लकड़ी ठोस है तो लकड़ी कागज से लगी आग, जो लकड़ी कागज से लगने वाला जो आग है वो क्लास ए फायर में आता है। तो ए हो गया। ठोस के बाद आता है द्रव, तो ये बी फायर में आएगा। द्रव वाली चीज़ें जैसे कि केरोसिन ऑयल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये लिक्विड वाली ईंधन है तो ये किस में आएगा, इससे लगी आग क्लास बी में आएगा। ठोस द्रव के बाद गैस आता है तो गैस वाली सी में आएगा ना। तो ए बी सी याद रखिएगा, ठोस द्रव गैस ए बी सी। तो जो गैस के से लगी आग होगी वो क्लास सी फायर में आएगा। जैसे मान लीजिए कि एलपीजी गैस होता है, मीथेन गैस होता है, एसिटिलीन गैस होता है, उससे लगी आग क्लास सी में आएगा। क्लास डी फायर में क्या आएगा, तो बिजली से लगी आग क्लास डी फायर में आएगा। तो इससे अब आगे कई क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, आगे आएगा तो आप देखिएगा बिल्कुल कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया है विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर। देखिए अगर आप इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आप आगे फॉर्म भरेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, फिर जैसे इसरो का, डीआरडीओ का, एनपीसीआईएल का, सभी तरह के एग्जाम की तैयारी आप इस वीडियो से भी कर सकते हैं। और आपको फिटर ट्रेड से रिलेटेड प्रॉपर वीडियो जीरो से एडवांस तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाया जा रहा है। प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे या एप्लीकेशन में, आप लोग ऑल कोर्सेस में जाइएगा, ब्रह्मास्त्र बैच के नाम से चलाया जा रहा है। आपको पूरी क्लास मिलेंगी वहाँ पे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर लेंगे। देखिए तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, तो तत्काल जीवन रक्षक यानी कि तुरंत जो जीवन की रक्षा करे उसे फर्स्ट एड कहते हैं। तो फर्स्ट एड यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, नेम द वार्निंग साइन। इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। ठीक है, तो चेतावनी प्रतीक चलिए हम लोग देख लेते हैं चेतावनी प्रतीक किधर दिया हुआ है। देखिए ये पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा नोट्स वाले सेक्शन में, तो आप पीडीएफ भी वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए ये जो साइन दिया हुआ है ये पूछ रहा है किसका साइन है, स्कूल का, गार्डेड का, अनगार्डेड का या पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग का। तो जो ये सिंबल दिखाया गया है ये अनगार्डेड साइन दिखाया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि लकड़ी, अभी हम बताया लकड़ी की अग्नि यानी कि किस में आएगा, ठोस। और ठोस रहेगा तो अभी हमने बताया था ना ए फायर में जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए फायर में आ जाएगा। लकड़ी, कागज, कपड़े के कारण लगी आग, ये ठोस है और ठोस होगा तो क्लास ए फायर में आएगा। बी द्रव वाली चीज़ों, क्लास सी में गैस वाली चीज़ें, डी में बिजली से लगी आग आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 7वें नंबर पे दिया है विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमेथेन। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोमेथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। तो देखिए हैलोन एक्सटिंग्विशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोन एक्सटिंग्विशर को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। इसी को हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमेथेन भी कहते हैं। वो इसी गैस, इसी एक्सटिंग्विशर में भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वां नंबर दिया है विच कम अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशन हैजार्ड। कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो देखिए यांत्रिक व्यवसायिक खतरों में आता है तो नॉइज नहीं, ये यांत्रिक व्यवसायिक खर्चा नहीं है। ठीक है, विषैला गैस ये भी नहीं है।
अनस्किल या अनगार्डेड मशीन। तो जो अनगार्डेड मशीन होते हैं ना, यानी कि मशीन पे कोई सुरक्षा कवच नहीं लगा होता है, वो व्यवसायिक खतरा है। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9th नंबर दिया है, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ ए इंज्यूर्ड पर्सन। घायल व्यक्ति के रक्त स्राव हो रहा है, यानी कि उसके रक्त बह रहे हैं, खून बह रहे हैं, तो उसको कैसे रोकेंगे। देखिए, पट्टी बांधकर या आयरमेंट मरहम लगा के, या यहाँ पे और ऑप्शन दिया है अप्लाई टिंचर ओवर दी बाउंड, घाव पर टिंचर लगाकर, या अप्लाई प्रेशर ओवर दी बाउंड, घाव पर दबाव देकर। देखिए, जब खून अधिक बह रहे होते हैं तो हम लोग उस पर दबाव डाल के ही क्या कर सकते हैं, खून को बहने से रोक सकते हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया व्हाट इज द नेम ऑफ साइन। सिर्फ आप वीडियो ध्यान से देखिए, सुनिए, आपको याद हो जाएगा। आप एग्जाम में बिल्कुल 100% आप एग्जाम में 90 से 90% के बीच, 90 से 99% के बीच आप लोग लाने वाले हैं। आप बस अगर याद कर लिए तो। यहाँ पे देखिए सिंबल का नाम पूछा है, इस चिन्ह का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है और इसमें कोई चल रहा है और यहाँ पे रास्ता बना हुआ है। तो इस सिंबल का नाम क्या है, स्कूल का है या संरक्षित का है या अनगार्डेड का है या पैदल चलने वालों का मार्ग है। तो ये पैदल चलने वालों का मार्ग है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई एक व्यक्ति चल रहा है और रास्ता बना हुआ है, तो इसे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बोलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हाट आर दी 3 फैक्टर्स काज फायर। आग लगने के लिए 3 कारक क्या है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, ये क्या है, ये 3 फैक्टर जो होते हैं जो कि आग लगने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मैं 3 चीज़ें क्या बताया। देखिए, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, ईंधन जैसे कि लकड़ी, मान लीजिए ये लकड़ी है, ठीक है। और उसके बाद मैंने हीट यानी कि उष्मा बोल दिया, तो उसमें हम लोग छोड़िए, उसमें मैं समझा दे रहा हूँ। और यहाँ पे ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में हमारी लकड़ी भी रखा होता है और ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन ये जलता है क्या, नहीं जलता। तो एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उष्मा की, हीट की। ये तीनों मिलता है ना तो आग लग सकता है, ईंधन हो, ऑक्सीजन हो और हीट हो। अब देखिए, लकड़ी था, ऑक्सीजन था, नहीं जला। ऑक्सीजन भी है यानी कि एटमॉस्फेयर में, और हीट भी है, तब भी नहीं जलता है। और कोई एक फैक्टर भी इसमें से हटा लेंगे तो वो जलेगा नहीं। जैसे ये 2 रहेगा नहीं जलेगा, ये 2 रहेगा नहीं जलेगा, ये दोनों रहेगा नहीं जलेगा। और जब तीनों चीज़ें मिलती हैं तो आग लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया व्हाट इज द पीरियड रिफर्ड एज गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जब एक्सीडेंट हो जाता है वर्कशॉप में या कहीं भी, तो उसके बाद जो 30 मिनट का समय होता है ना एक्सीडेंट के बाद, वो गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। यानी कि फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट जो होते हैं घटना के बाद वाला, उसे ही गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। क्यों गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। अगर कोई घायल व्यक्ति है, अगर उसे तुरंत प्राथमिक चिकित्सा दे दिया जाता है, डॉक्टर वगैरह को दिखाया जाता है, तो वो उसे 30 मिनट के अंदर बचाया जा सकता है अगर ज़्यादा घायल है। और अगर 30 मिनट में अगर हम उसे फर्स्ट एड नहीं दे पाते हैं तो शायद बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले जो 30 मिनट होते हैं घटना के बाद, वो गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आगे 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग इंसिडेंट इन वर्क प्लेस। यानी कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। ठीक है, यानी कि आप जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, आपकी दुर्घटना या किसी की दुर्घटना ना हो, उसके लिए पहला कदम जो होता है वो होता है बाई ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। यदि आप सुरक्षा सावधानियों को पालन करते हैं तो आप दुर्घटना से बचे रह सकते हैं। ठीक है, ये पहला कदम होता है कि आप उसके बारे में जानिए और सावधानियों के बारे में जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स। यह प्रतीक जो दर्शाया गया है ये किसको दर्शाता है। तो ये देखिए यहाँ पे कोई फील्ड है, ठीक है, ये मान लीजिए कि वर्कशॉप है और इसके चारों तरफ रास्ता बनाया गया है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं गिव वे बोलते हैं ना। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्टॉप का सिंबल आप लोग देखे थे, कुछ इस प्रकार बना था सिंबल। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का आप लोग सिंबल देखे थे, कुछ इस प्रकार ट्रायंगल बना था, इसमें रास्ता बने थे और एक लोग बने थे इसी में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सिंबल कौन सा है, गिव वे का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बीन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रेशन।
बेकार की जो कागज है उसको अलगाव करने के लिए किस डिब्बे या बिन कलर कोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि बेकार के जो कागज हैं, जो हम लोग डस्टबिन बोलते हैं ना, वो किस कलर का होता है। तो देखिए, जो डस्टबिन होता है ना बेकार कागज के अलगाव के लिए, वो ब्लू कलर का होता है। 15 का बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, दिया व्हाट इज काइंड ऑफ रोड साइन। यह रोड साइन किस तरह का है। ठीक है, रोड साइन देख लेते हैं कैसा बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये रोड साइन किसी न किसी सूचना को बताता है कि ये दिल्ली जाएगा, ये भी रास्ता दिल्ली चला जाएगा, ये भी रास्ता दिल्ली चला जाएगा, और ये रास्ता पेट्रोल पंप पे चला जा रहा है। तो ये क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि ये किसी न किसी तरह ये सूचनाएं दे रहा है। तो ये कौन सा साइन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पुलिस सिग्नल नहीं, कॉशन साइन नहीं, मैंडेटरी साइन भी नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन साइन है। ये इन्फॉर्मेशन बताता है, सूचना बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। दिया विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बहने वाला तरल आपको बोला गया है, तो इसमें जो अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं वो फोम एक्सटिंग्विशर होता है। यानी कि तरल आग, ठोस द्रव वाली जो आग होती है वो क्लास ए फायर में आता है, और क्लास ए फायर से लगी आग, सॉरी ठोस बी फायर में आता है तरल वाला। ठोस किस में आता है, तो ए वाले में आता है, तो बी तरल वाले में आएगा। और तरल से लगी आग को फोम एक्सटिंग्विशर, जो फोम का अग्निशामक यंत्र है, उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर। दिया है व्हाट ए डिनोट इन एबीसी ऑफ फर्स्ट एड। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है। तो देखिए, प्राथमिक चिकित्सा में ए बी सी होता है। ए का मतलब जो होता है वो होता है एयरवे। क्या होता है, एयरवे, यानी कि हवादार होना चाहिए। बी का मतलब होता है ब्रेथिंग। ठीक है, ब्रेथिंग यानी कि सांस लेना होता है फर्स्ट एड में। और सी का मतलब होता है सर्कुलेटरी, यानी कि हमारा जो खून क्या होता है, सर्कुलेट तो करता रहता है, बार बार पूरी बॉडी में घूमता रहेगा। तो ये फर्स्ट एड जो प्राथमिक चिकित्सा होती है, ये ए बी सी का पूरा मतलब होता है। तो यहाँ पे ए का सिर्फ मतलब पूछा है, ए का क्या दर्शाता है, तो ए एयरवे को दर्शाता है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं एयरवे दिया हुआ कि नहीं। देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एयरवे दिया हुआ है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, एयरवे पहले में ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर। 19 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज्ड एज ए मैन्योर। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, जैविक कंपाउंड में जो मटेरियल को तोड़ने के लिए हम कंपोजिट का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कंपोजिट वाला। ठीक है, कंपोजिट का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ ना, 460 क्वेश्चन आपको पढ़ने में आसानी हो, आप बिल्कुल बहुत कम समय में पढ़ पाए, इसलिए मैं फटाफट वो क्वेश्चन सिर्फ करा रहा हूँ। सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर जानने हैं, हूबहू आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल जो फिगर में दिखाया हुआ हूँ ऐसे ही फिगर आपको बिल्कुल सेम फिगर ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का दिया है, व्हाट इज द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। तो देखिए, अब प्लास्टिक के लिए जो कचरा होता है, ठीक है, उसके लिए जो डस्टबिन बनाया जाता है उसका कलर जो कोड होता है, यानी वो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। अभी आपने कागज को अलग करने के लिए कैसा कलर देखा था, ब्लू कलर देखा था, लेकिन प्लास्टिक के कचरे के लिए कौन सा हम लोग कलर कोड इस्तेमाल करेंगे, येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर। चलिए 21 नंबर दिया है यहाँ पे। देखिए, इसको थोड़ा क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से समझना होगा तभी आंसर दीजिएगा, और मैं इसको समझा दे रहा हूँ कि आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा भी बनेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनता है, तो आप इसको कर ले पाएंगे। यहाँ पे एक फाइल दिखाया गया है और यहाँ पे एक्स दिया है कि फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग, यहाँ पे एक्स दिया गया है, इसको बताना है कि ये क्या कहलाता है ना। तो चलिए एक एक नोमेनक्लेचर को देख लेते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे बना हुआ है ना, इसे बोलते हैं हील। क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स जो बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, हील वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बाकी टैंक, फेरूल, फाइल लेंथ वो देख लेते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले फाइल लेंथ देखिए, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है ना, ये फाइल की लेंथ है। ठीक है, जिसे एल से दिखाते हैं, ये फाइल लेंथ हो गया। ये जो पार्ट्स बना हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं हैंडल। क्या बोलते हैं, हैंडल। कोई भी एग्जाम में दे सकता है, हैंडल पे एक्स बनाकर दे देगा कि इस एक्स का नाम बताइए या वाई का नाम बताइए, तो आपको ये याद रखना है, इसे बोलते हैं हैंडल। ठीक है,
अब आइए टैंग देखिए, टैंग जो अंदर ये है ना, जो अंदर लकड़ी के अंदर चला गया है, इसे बोलते हैं टैंग। ठीक है, अब आइए ये वाला पार्ट्स आप देख रहे हैं जो ऐसे ऐसे कटा पिटा है, इसको बोलते हैं ब्लेड। ये क्या है? ब्लेड है, फाइल का ब्लेड है ये। ठीक है, और ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है वाइट वाला, ठीक, मैं यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आपको वाइट वाला दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं फेस। ठीक है, ये फाइल का फेस है। उसके बाद ये जो कार्नर दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एज। एज मीन्स क्या होता है? किनारा है, ये एज है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको याद रखना है नोमेनक्लेचर का। और जो यहाँ पे एक्स रूप में बना है, इसे क्या बोलते हैं? हील बोलते हैं। और हील ऑप्शन ए वाला सही है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर? एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? ट्राई स्क्वायर कुछ इस प्रकार बना होता है, आप लोग देखे होंगे ये वाला पार्ट, ये ट्राई स्क्वायर है। ये क्या करता है? चलिए इसको देख लेते हैं, ये इसका वर्क क्या है 22 का। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है टू चेक राइट एंगल। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को ट्राई स्क्वायर बनाया था, और ट्राई स्क्वायर क्या करता है? ये समकोण को जांचता है, यानी कि ए ऑप्शन हमें सही लग रहा है। बाकी का आंसर देखते हैं, टू चेक द एक्यूट एंगल, न्यून कोण को जांचने के लिए नहीं। टू चेक द ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण को जांचने के लिए भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, सीधा कोण जांचने के लिए भी नहीं। हम सिर्फ 90 डिग्री, देखिए यहाँ पे ट्राई स्क्वायर बनाएंगे ना, तो एक ब्लेड जो होता है वो दूसरे ब्लेड से 90 डिग्री पे क्या होता है? ये होता है। तो 90 डिग्री को चेक करने के लिए, यानी कि समकोण को चेक करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर दिया है, विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस? कौन सा मार्किंग मीडिया जो है वो जहरीला है? व्हाइट वाश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या सेलुलोज लेकर? तो यहाँ पे जो पॉइजन है, जो जहरीला है मार्किंग मीडिया, वो है वो कौन सा है? कॉपर सल्फेट है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दिया है विच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर? यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? ठीक है, तो स्क्राइबर को जो पकड़ता है वो होता है स्नग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस? इस वाइस का नाम क्या है? ठीक है, ये वाइस हुआ है, और इसमें 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये पिन वाइस है, पाइप वाइस है, या हैंड वाइस है, या क्विक रिलीज वाइस है। तो यहाँ पे जो वाइस दिखाया गया है, कौन सा वाइस है? तो इसे बोलते हैं हैंडल वाइस। इसे हैंड में पकड़ के हम लोग वाइस को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे हैंड वाइस बोलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा 25 का। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है ए न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम लूज बिकॉज ऑफ? कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसका वजह है? तो कुछ स्ट्रोक के बाद अगर नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, तो जिसका वजह क्या है? तो ये वजह है स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, यानी कि ब्लेड के खींच जाने की वजह से क्या हो जाता है? हेक्सा, नया ब्लेड जो हेक्सा का है वो ढीला हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर पे। दिया है वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ अकर्स इजिली वाइल सॉइंग ऑफ थिन वार्ड वर्क पीस एंड द स्टार्ट ऑफ कट? पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं? तो टूटने का जो कारण होता है वो बताना है। तो देखिए जो टूटने का मेन कारण है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है हैंड फोर्स इज टू बिग, हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है। कटिंग सेक्शन इज टू शॉर्ट, कटिंग के सेक्शन बहुत छोटा होता है। कोर्स ब्लेड टू बी यूज्ड, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना चाहिए। या हैंड फोर्स एक्ट ओनली अपॉन फ्यू टीथ, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर ही काम करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी वाला। ठीक है, हाथ का जो बल होता है केवल कुछ दांतों पर ही काम करता है, हाथ का बल। हैंड फोर्स जो है कुछ ही दांतों पे वर्क करता है, इसलिए जो पतले वर्क पीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से टूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। दिया हुआ है विच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कार्नर जॉइंट? कार्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है? फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल या हाफ राउंड चीजल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डायमंड पॉइंट चीजल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिए एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो चलिए हम हैमर का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, जिससे कि आपको इस तरह की एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी आए, जैसे इसका पूछ ले या इसका नाम पूछ ले
या इसका नाम पूछ ले, या जो पूछ रहा है वो, तो वो आप बता पाएँ। ठीक है, इस हैमर को नोमेनक्लेचर जानने के बाद देखिए अभी ये इसका पूछ रहा है ना, ये हैंडल का भी पूछ सकता है, इसका पूछ सकता है। तो चलिए एक एक नोमेनक्लेचर को देखते हैं। सबसे पहले जो एक्स दिया है इसको जान लेते हैं। इसको बोलते हैं चिक। क्या बोलते हैं? चिक। ठीक है, तो चिक ऑप्शन जो होगा वही करेक्ट होगा। अब आगे भी देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं पिन। क्या बोलते हैं? पिन। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो होल आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं आई। ठीक है, और ये यहाँ पे जो गर्दन टाइप का बना है इसको बोलते हैं नेक। क्या बोलते हैं? नेक। ठीक है, तो ये चीज़ें था, और इसको बोलते हैं हैंडल। हैंडल। तो ये नोमेनक्लेचर याद रखिएगा। अब जो यहाँ पे एक्स रूप में दिया गया है इसको चिक बोलते हैं। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं चिक कौन सा ऑप्शन पे है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फेस किसको बोलते हैं? तो जो ये वाला पार्ट है ना नीचे से जो फ्लैट कलर का होगा उसे फेस बोलते हैं। आई होल इसको बोलते हैं। फेस बता ही दिया हमने। पिन बता ही दिया क्या है? पिन ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं। तो देखिए इसमें सारे नाम दिए हुए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसको चिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन दिया है। विच एंगल इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल ऑफ जी ऑन दी कटिंग चीजल। काटने वाली छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा किस कोड को दर्शाया गया है? ठीक है, यहाँ पे गामा कोड जो दर्शाया गया है ये किस कोड को दर्शाया गया है? चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए रह गए हैं। रेक एंगल, तो यहाँ पे जो गामा ये कोड दिखाया गया है इसको बोलते हैं रेक एंगल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे 31 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया है नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रैप्चर। धातु की उस गुण का नाम बताया जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर दिया है व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ द डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच। थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल की मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है? तो जब 0.5 मिलीमीटर पिच का है तो स्पिंडल की मूवमेंट पूछ रहा है, तो मूवमेंट कितना होगा? तो वो मूवमेंट 0.01 mm होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स। इस वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग क्या है? रीडिंग आपको बताना है। ठीक है, तो आइए रीडिंग यहाँ पे कितना कितना दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ये 33 नंबर का क्वेश्चन है। रीडिंग यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितना रीडिंग है, तो इस पे जो रीडिंग का आंसर करेक्ट हो जाएगा 35.4 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। यहाँ पे इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? देखिए यहाँ पे रीडिंग कुछ यहाँ पे है और एक तीर यहाँ पे, तो इसकी जो रीडिंग यहाँ पे बताया गया है वो 34 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो है 41 डिग्री। ठीक है, कितना है? 41 डिग्री यहाँ पे, 41 डिग्री और 50 मिनट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 40 के बाद है 1:41 और 50 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया व्हाट इज द यूज ऑफ फीलर गेज। फीलर गेज का उपयोग क्या है? चेक द विथ, चौड़ाई की जांच करने के लिए, ऊंचाई की जांच करने के लिए, लंबाई को जांचने के लिए, या मिलने वाले भागों के बीच की गैप को जांचने के लिए। तो जो फीलर गेज होता है ना वो मिलने वाले जो भागों की बीच की गैप है वो जांचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे इस डायल कैलिपर्स में माप पढ़ें। ठीक है, यहाँ पे आपको माप पढ़ना है। ये कितना है ये दिखाया गया है, सुई यहाँ पे, तो ये कितना बता रहा है, कितना नाप बता। तो देखिए ये रीडिंग हमारा यहाँ पे पढ़ना है। चलिए यहीं पे रीडिंग पढ़ना है, तो इसको जब पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 10 mm, 20 mm, 20, 5, 25 mm, 25 mm से थोड़ा आगे ये क्या कर रहा है? मेस कर रहा है। यानी कि 25 mm तो 24 mm ये तो होगा ही नहीं। 25 से थोड़ा आगे या तो 25.2 हो सकता है, लेकिन 26.2 mm। तो यहाँ करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 36 का क्या हो गया? 26.2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर दिया है व्हाट ऑपरेशन इज कैरी आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? निष्क्रिय संचालन, आइडल ऑपरेशन, ड्रिलिंग का बार बार संचालन, ठीक है, रिपीटेड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग,
या कंटिन्यूअस मिलिंग ऑपरेशन यानी कि निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, या चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया है ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। तो एक गैंग ड्रिलिंग मशीन जो होता है क्या ऑपरेशन किया जाता है इसके द्वारा, जो ऑपरेशन किया जाता है वो है सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, यानी कि ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन रूप से क्या किया जाता है, ड्रिलिंग मशीन गैंग ड्रिलिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 38 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। एक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है, डिस्क, डायल, ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न जो हिस्सा होता है वो है डायल होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑप्शन यहीं पे सही आंसर दिख लिया, फिर भी हम ऑप्शन को देख लेते हैं, लेकिन वो ऑप्शन सही नहीं थे इसलिए मैं आप लोगों को वो नहीं बताया हूँ। देखिए ब्लेड दिया हुआ है, मेन स्केल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी मैंने इसका नोमेनक्लेचर आप लोगों को बताया था, फाइल के एक्स ग्रुप में चिन्हित भाग का नाम मैं आप लोग पूरा अच्छे से बताया था। अब यहाँ पे पूछ दिया इस एक्स का नाम बताना है ना, ठीक है। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये हील जो बताया था वो हील मैंने कहाँ पे बताया था, इसको हील बताया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 वाला वो है फेरुल होगा। फेरुल है ये हैंडल है, ये क्या है, हील है, और ये लेंथ है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फेरुल, सी ऑप्शन हो जाएगा, जो एक्स ग्रुप में यहाँ पे दिखाया गया है ये फेरुल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर, देखिए आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से मेरे साथ सिर्फ 460 क्वेश्चन देख जाइए। आप चाहेंगे तो इसको 1 से 2 दिन में देख सकते हैं। 1 से 2 दिन में पढ़कर अगर फीटर ट्रेड में आपका 90 से 99% के बीच आ जाता है तो आपको आगे जॉब पाने में आसानी हो सकती है। इसलिए आप अभी तक मेहनत नहीं किए हैं तो उम्मीद करिए आप ये 460 क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के लिए, फीटर ट्रेड फर्स्ट ईयर CBT एग्ज़ाम के लिए आप एक बार ये पढ़ जाइए सारे वीडियो, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन दिया है, जाब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो जाब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए सिंगल कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं, या कर्व कट फाइल का, या सेकेंड कट फाइल का, या डबल कट फाइल का। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सेकेंड कट फाइल का इस्तेमाल जाब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर दिया है, विच फाइल हैज़ द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं, हैंड फाइल में, बास्टर्ड फाइल में, रास्ट कट फाइल में, या सिंगल कट फाइल में। तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हैंडल फाइल जो होता है, हैंडल फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है बेंच वाइज को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है, टूल स्टील है, उच्च कार्बन स्टील है, हाई कार्बन स्टील है, या मीडियम यानी कि मध्यम कार्बन स्टील है, या कास्ट आयरन है। तो देखिए बेंच वाइज को जो बनाने की मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो है कास्ट आयरन का। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन द मशीन फिनिश सरफेस। कौन सा मार्किंग मीडिया मशीन में तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखा प्रदान करती है। मार्किंग मीडिया क्या होता है, जब हम कोई जाब को बनाते हैं तो उस पर चिन्ह लगा के कहाँ से कटिंग करना है, कहाँ से फाइलिंग करना है, उसी को जो चिन्ह लगाते हैं वो मार्किंग मीडिया के द्वारा लगाया जाता है। तो सबसे मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखा प्रदान करने के लिए जो हम लोग मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करेंगे वो है पर्सियन ब्लू। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, दिया व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए स्लॉट प्रोवाइड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो स्लॉट जो कटा गया होता है उसका उद्देश्य होता है कि जॉब को क्लैंप कर सके। जॉब को पकड़ने के लिए स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य होता है। तो आपसे पूछ दे स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉटेड का उद्देश्य क्या होता है, तो जॉब को क्लैंप करने के लिए यानी कि जॉब को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट 45 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, या फर्म जॉइंट। तो राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए जो कैलिपर इस्तेमाल किया जाता है वो है जेनी कैलिपर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर,
यहाँ पे दिया दिया है नेम द पार्ट ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स जो पार्ट बनाया गया है इसका नाम बताना है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये एक डिवाइडर है और डिवाइडर में यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लेग है या पेग है। आगे और ऑप्शन देखते हैं 46, यहाँ पे और ऑप्शन देखते हैं, वाशर है या फलक्रम है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे जो होता है वो फलक्रम है। क्या है? फलक्रम है। चलिए यहाँ पे देखिए फिगर, ये जो पार्ट है ये फलक्रम होता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। देखिए आप लोग बस इसको एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़ लीजिए। पीडीएफ आपको सक्सेस करियर एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी वहीं से आप लोग लगाएंगे, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। देखिए ये जो मापक यंत्र है इसका नाम क्या है? तो यहाँ पे जो फिगर देख रहे हैं ये है यूनिवर्सल बेवेल गेज। ठीक है, यूनिवर्सल बेवेल गेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल बेवेल गेज। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये यूनिवर्सल बेवेल गेज है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा 48 नंबर दिया है, विच इज यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव एंड एंगल एबव 10 डिग्री। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल या ट्रिएंगुलर फाइल या यहाँ पे नाइफ एज फाइल। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका वो होगा नाइफ एज फाइल, जो होता है 10 डिग्री से ऊपर संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए